नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम यूपीएससी प्रीलिम्स के पिछले 31 वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न ले रहे हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से हम उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स और तथ्यों को समझ रहे हैं जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो आप उन टॉपिक्स की भी पहचान कर पाएंगे, आप यूपीएससी का पैटर्न भी समझ पाएंगे, आप बेसिक कंसेप्ट्स भी क्लियर कर पाएंगे और आप सच मायने में यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तैयार हो पाएंगे। एक चीज़ और है, इस सीरीज़ की जो पीडीएफ होगी वो मैं कंपाइल करके अपना जो मोबाइल ऐप है स्टडी विद मास्टर उस पर आपको फ्री में दे दूंगा। उसका लिंक, जो ऐप है उसका लिंक नीचे दिया है कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एक चीज़ और है, वहाँ पर जीरो टू जीनियस कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, उसका भी लाभ ले लेंगे। फिलहाल इस सीरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इनका लाभ लेने के लिए आपको बस इतना करना है कि आप लगातार कंटिन्यू इस सीरीज़ की एक एक वीडियो को देखिए, समझिए और जो महत्वपूर्ण बात आपको लगती है कि नहीं पता थी और इस पर काम करना ज़रूरी है, उसे अलग से नोट करिए, अपनी पढ़ाई में अप्लाई करिए। ठीक है जी, चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है 2010 में पूछा गया था, ये मैंने उठाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस टॉपिक पर और इस कंसेप्ट पर पहले प्रश्न नहीं पूछे गए हैं या फिर उसके बाद नहीं पूछे गए हैं। कई बार पूछे गए हैं, वो आप देखेंगे समझ में आ जाएगा और हो सकता है कि आगे चलकर वो क्वेश्चंस भी हम इस सीरीज़ में ले लें। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है उसे समझते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? ये एक क्वेश्चन है। जब आप जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप समझ ही ना पाएँ कि क्या पूछा गया है, फिर यहाँ पे आप गड़बड़ी कर देंगे। इसीलिए यहाँ समझने वाली बात यह है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना सही उत्तर पहचानने की पहली सीढ़ी होती है। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो फिर चाहे कितना भी जल्दी पढ़ लीजिए, गलत उत्तर देंगे आप। इसीलिए इसको फिर से पढ़ता हूँ। अगर हिमालय की श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर क्या भौगोलिक प्रभाव होता? ये पूछा गया और ये मेंस में भी पूछा गया है। पीसीएस में तो कई बार पूछा जाता है। ये जो कंसेप्ट है ये मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको समझने के लिए ये 3 कथन दिए गए हैं। बताइए भाई, इनमें से कौन कौन सी बातें हो सकती हैं? पहला कथन कह रहा है कि देश के अधिकांश भाग में जो साइबेरिया से आने वाली शीत लहरें हैं, ठंडी हवाएं हैं, उनका अनुभव होता। दूसरे कथन में कह रहा है कि सिंधु और गंगा का जो मैदान है वहाँ पर जो पूरा लंबा चौड़ा सुविस्तृत जलोढ़ मृदा का मैदान है उससे हम वंचित हो जाते। और तीसरे कथन में कह रहा है कि मानसून का जो वर्तमान प्रतिरूप है वो ऐसा नहीं होता, वो भिन्न होता। ये आपने कथन समझ लिए। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी बातें सही है। कोड बना दिया गया है। अब यहाँ पे कंसेप्ट की बात करते हैं। हो सकता है कि आपको उत्तर पता हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे पहले से पता था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखिए, ये मैं ऐसे ही रफ चित्र बना देता हूँ। ये प्रायद्वीपीय भारत है। अगर आपने थोड़ा सा भी भूगोल पढ़ा है तो आप जानते हैं कि इधर इस हिस्से में हिमालय की श्रेणियाँ हैं। पहला कथन कह रहा है कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है। निश्चित रूप से अगर इसको हम पृथ्वी मान लें, ये गोला, ये विषुवत रेखा है, तो इधर कहीं भारत है, ठीक है ना, और इधर साइबेरिया है, इधर उत्तरी ध्रुव के पास। तो यहाँ से हवाएं जो आती हैं वो सीधे यहाँ तक पहुँच जाती, भारत तक। बीच में ये जो बॉर्डर है, हिमालय नाम का जो दीवार है, वो नहीं होती दीवार, तो हवाएं यहाँ तक आती। तो अगर आप यूपी में हैं, बिहार में हैं, इधर मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से में है, तो इधर आपको ठंडी का अनुभव होता लगभग साल भर। तो ये कथन सही है। ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपने ये कंसेप्ट नहीं समझा है तो आपको ये बात नहीं समझ में आएगी कि एग्जामिनर कहना क्या चाहता है। दूसरी बात, सिंध गंगा मैदानी जो विस्तृत जलोढ़ मिट्टी है वो आपको नहीं मिलती, वो पूरा मैदान जो है नहीं मिलता। अब इसको भी समझ लेते हैं, ये बेसिक बात। फिर से मैं यहाँ पे चित्र बना देता हूँ। अब यहाँ पे ना ये पूरा क्षेत्र ऐसे विस्तृत है, ये जलोढ़ मिट्टी का मैदान है, ठीक है। ये मैदान बना कैसे, इसका भी एक बेसिक कंसेप्ट है। जब आप प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हैं आपको पता चलता है कि जो है इधर गोंडवाना लैंड था, इधर अंगारा लैंड था, और ये धीरे धीरे टूटा, आगे भी जो भी चीज़ें हुई। कुल मिला के ये है कि जब भारत, यहाँ फिर से मैं बना देता हूँ, भारत ऐसे खिसक के इधर आ रहा था, ठीक है, और इधर का
यूरोप मतलब जिसको आप यूरेशिया कहते हैं, यूरोप और एशिया का जो जुड़ा हुआ स्थल था, इनसे जब ये टकराने वाला था तो बीच में यहाँ पर एक सागर था। अचानक से नहीं हुआ 1-2 साल में, ये हजारों वर्षों की घटना है। तो धीरे धीरे भारत इधर सरक के आ रहा है। अब इस टेथिस सागर में उस समय जो भी नदियाँ बहती होंगी वो अपना मलबा ला के गिरा रही थी। अब ये जलोढ़ मिट्टी का यहाँ पे इसकी परत बनी हुई है। जलोढ़ नहीं कहेंगे उसको, मलबा ही कहेंगे, अवसाद कहेंगे। ठीक। अब जैसे ही ये टकराया धीरे धीरे करके, तो वो मलबा कंप्रेस हुआ। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ऐसे फैला हुआ है और इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, तो ये फोल्ड हो गया ऐसे। तो इसको हम फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, इसका कंसेप्ट आपने समझ लिया। अब ये माउंटेन बन गए ऐसे मुड़ के। अब जैसे ये माउंटेन बना तो आप सोचेंगे कि यहाँ से फिर नदियाँ कैसे बन गई। ये भी बेसिक चीज़ें आपको जब नहीं समझ में आती हैं तो क्वेश्चन कठिन लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वही पानी ऊपर उठ गया और फिर वहाँ से बहना शुरू हुआ, वहीं टेथिस सागर वाला पानी आज तक बह रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। जब किसी भी चीज़ की जब हाइट बढ़ जाएगी, स्थल जैसे उठ जाएगा ऊपर, अब क्या होगा कि यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन होगा, जिसको हम वर्षण कह सकते हैं या फिर जो भी कहिए, कहने का मतलब है कि हवा में जो पानी है वो अब बूंद का रूप लेगा, बर्फ़ का रूप लेगा। तो फिलहाल जितनी ज़्यादा ऊंचाई होती है उतनी ज़्यादा ठंड होती है। तो यहाँ पर वो पानी बूंद के रूप में ना गिर के बर्फ़ के रूप में गिरेगा। मतलब यहाँ पे बर्फ़ जम जाएगी, ज़्यादा हाइट है तो इस हाइट पे बर्फ़ जमने लगी, जो भी बारिश की प्रक्रिया हुई उससे। अब यहाँ से धीरे धीरे जब पानी पिघलेगा, बर्फ़ पिघलेगी, तो वही पानी धीरे धीरे बह के आएगा। एक तो ये सोर्स हो गया। ठीक है। नदियाँ कैसे बनती हैं इसका कंसेप्ट हम समझ रहे हैं। ठीक। अब यहाँ से बर्फ़ पिघल रही है, यहाँ से पिघल रही है, थोड़ा सा पानी यहाँ से आया। लेकिन अगर आप कभी घूमने जाएं पहाड़ों में तो आपको पता चलेगा कि यार ये गंगा नदी है, इतनी पतली सी है, बस थोड़ा सा पानी बह रहा है। लेकिन प्रयागराज में या और ज़्यादा आप जाइए, बंगाल की तरफ जाइए, तो पता चलेगा कि बहुत चौड़ी नदी है, बहुत ज़्यादा पानी है। वो कहाँ से आता है? उसका एक दूसरा कंसेप्ट उसमें है कि भाई यही पानी जब इधर आएगा मैदानी क्षेत्र में, तो मिट्टी के नीचे भी, जिसको आप कहते हैं भूमिगत जल, वो भूमिगत जल भी इस नदी में आके मिलता है, तो पानी की मात्रा बढ़ती चली जाती है। उस पर हम नहीं जाते हैं, बस कंसेप्ट आप समझ लीजिए। तो ये जो नदियाँ हैं उनकी उत्पत्ति हो गई, ये एक बात है। लेकिन ये जो दूसरा कथन है वो ये कह रहा है कि भाई जलोढ़ मिट्टी की बात करिए, ये इससे हम वंचित होते कि नहीं। अब ये जो टेथिस सागर बना था, मान लेते हैं कि एक खंड ये है, दूसरा खंड ये है, ये टेथिस सागर है। अब इसकी वजह से जो अवसाद ऊपर उठा है वही तो हिमालय बना है। अब हिमालय से जो नदियाँ सरक रही हैं, बर्फ़ सरक रहा है, उसमें अवसाद मिल के आ रहा है, बड़े बड़े पत्थर से लेकर के छोटे छोटे कण भी। वही नदियाँ ढोते हुए जब मैदानी क्षेत्र में आती हैं, उनका ढाल कम होता है, तो वो अवसाद इकट्ठा करती चली जाती हैं इन मैदानी क्षेत्रों में। और जो भारत का ये जो क्षेत्र है, फिर से मैं बना रहा हूँ, ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढा हो गया था। इसका कंसेप्ट हमने पढ़ा है टेक्टोनिक में। इस गड्ढे में वो अवसाद भरता चला गया, धीरे धीरे ये मैदान बन गया। तो पूरा ये जो क्षेत्र है अवसादी मिट्टी का, एक जलोढ़ मिट्टी का मैदान बन गया। यानी कि हिमालय नहीं होता, हिमालय नहीं बनता, तो ये मैदान भी नहीं होता। ये भी हमने समझ लिया। अब तीसरा कथन कह रहा है कि मानसून का प्रतिरूप वर्तमान से भिन्न होता। अब देखिए इसमें तीसरा कंसेप्ट भी आ गया कि अब मानसून को आप थोड़ा समझ लीजिए। जब आप मानसून पढ़ते हैं, आप रुक जाइए, ये फिर भारत हम बना देते हैं। आपको पता है कि ऐसे मानसूनी हवाएं आती हैं। कभी कभी दिशा पूछ ली जाती है आपसे कि किस डायरेक्शन में हवाएं बहती हैं, तो मैंने आपको बताया था इसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाला बना के कि इसको ये दक्षिण पश्चिम से हवाएं आती हैं। अब ये हवाएं जब आती हैं तो हिमालय से टकरा के ऐसे मुड़ती हैं। इधर से भी जो अरब सागर वाली शाखा जाती है वो भी टकरा के ऐसे मुड़ती है। ठीक। हिमालय नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि हवा यहाँ मुड़ती? हवा सीधे चली जाती। तो अभी का जो पैटर्न है कि जिस तरीके से यहाँ से मुड़ के, चाहे नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, माचिनराम में, पहले चेरापूंजी आप पढ़ते थे, तो ये पैटर्न नहीं होता। इस तरीके से बारिश नहीं होती, मानसून का ये पैटर्न आने जाने का नहीं होता, तो सारी चीज़ें अलग होती। ये 3 कंसेप्ट्स यूपीएससी ने एक ही प्रश्न में घुसाया है और आपसे पूछ लिया है। अगर आपको ये चीज़ें पता होती हैं तो आप कुछ सेकंड्स में
उत्तर देख लेते हैं, समझ जाते हैं। नहीं पता होती हैं तो फिर बैठ के सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, पढ़ा तो था। ऐसे काम नहीं चलता। बेसिक चीज़ आपने समझ ली। अब मैं आपको इसका उत्तर जो है दिखा देता हूँ। वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो ये प्रवाह होते, ये लहरों का अनुभव होता। ये जो नदियाँ निकल रही हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बाकी इनकी सहायक नदियाँ, इन्होंने जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किया, ये सब चीज़ें नहीं होती। मानसून का भी जो पैटर्न है वो नहीं होता। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। तो अब हम डेली क्या करेंगे, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और जितने भी महत्वपूर्ण कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, फैक्ट्स वाले भी लेंगे, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स बार बार रिपीट होते हैं। अभी हम पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ ये सारी चीज़ें दिखेंगी। तो फिलहाल इसको कंटिन्यू रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर PDF नोट चाहिए तो उसके बारे में एक बात आपको पता होनी चाहिए। ये जो 31 साल की सीरीज़ हम चला रहे हैं, इसी के आधार पे टॉप 300 वाली सीरीज़ हमने बनाई है। और मुझे ये रिपीट करने में बड़ा मज़ा आता है कि पिछले 3 सालों से कट ऑफ से ज़्यादा प्रश्न यहीं से आ रहे हैं। आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर ही रहे हैं आप, वहाँ भी आप नोट ले सकते हैं, या फिर कमेंट में ही व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करिए, जानकारी लीजिए और तुरंत नोट लेकर तैयार करिए। एग्ज़ाम करीब है। अगर आपने नोट ले लिया है, पढ़ लिया है, तैयार कर लिया है, तो जब सबूत मैं दिखाऊंगा तो आपको भी मज़ा आएगा। ठीक है जी। बाकी बातें जो है वो अगली सीरीज़ में करेंगे। और टॉप 300 सीरीज़ भी चल रही है, उसकी वीडियोस भी आ रही हैं, उसको भी देखा करिए। ठीक है। तो आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।